अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय वीडियो। आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ क्लास 10 के इंग्लिश के इम्पेरेटिव सेंटेंसेस डायरेक्ट एंड डायरेक्ट में। इन सेंटेंसेस को समझने के लिए सबसे पहली इम्पॉर्टेंट बात वो है कि आपने सेट को किसके अकॉर्डिंग चेंज करना है। वो है कि आपने जो सेट है उसको रिपोर्टेड स्पीच के अकॉर्डिंग चेंज करना है। वो किस तरह करना है वो भी मैं आगे आपको बताऊंगी। अगर इस सेंटेंस में हुक्म का वर्ड आए कि हुक्म दिया जा रहा है तो उसके लिए आप यूज़ करेंगे ऑर्डर्ड और दरख्वास्त। इसके लिए आप यूज़ करेंगे रिक्वेस्टेड। उसके बाद है नसीहत। इसके लिए आप एडवाइज्ड का वर्ड यूज़ करेंगे। और फिर अगर किसी बात से मना किया जा रहा है तो उसके लिए आप फोरबेड का वर्ड यूज़ करेंगे। ये अगर पहला पॉइंट आपको पता हो तो आप इम्पेरेटिव सेंटेंसेस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बहुत ही इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। और सेकंड पॉइंट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में कोमास का इस्तेमाल हुआ होता है, तो कोमास को ख़त्म करके आपने इनडायरेक्ट सेंटेंस बनाना है तो आपने कोमास को ख़त्म करना है। उसकी जगह आपने लगाना है टू का टू के साथ आपने यूज़ करना है फर्स्ट फॉर्म का। इनमें कोई और फॉर्म यूज़ नहीं होगी। और इसमें हमारा थर्ड पॉइंट जो है वो बनता है कि अगर रिक्वेस्ट की जा रही है सेंटेंस में, जो टेंस आपके पास आता है उसमें ये वर्ड यूज़ हुआ होगा काइंडली या प्लीज़ का। सॉरी, आप इन दोनों सेंटेंसेस को आपने क्या करना है, आपने ओमिट कर देना है। आपने ख़त्म कर देना है। ओमिट का मतलब क्या होता है? ख़त्म करना, रिमूव कर देना। इसके बाद हमारा फोर्थ पॉइंट जो है वो आता है कि अगर आ जाए पॉजिटिव या नेगेटिव सेंटेंस, पॉजिटिव या नेगेटिव आ जाए तो आपने क्या करना है, आपने टू का इस्तेमाल करना है इन टेंसेस में और नॉट टू का इस्तेमाल करना। और फिफ्थ पॉइंट हमारे पास आ जाता है कि अगर इफ़ या व्हेन का इस्तेमाल हुआ, अव्वल तो इफ़ और व्हेन वाले जो सेंटेंस होते हैं वो बहुत ही कम आते हैं, तो अगर इफ़ और व्हेन का सेंटेंस कोई आ जाता है तो आपने क्या करना है, आपने पूरे सेंटेंस का स्ट्रक्चर ही चेंज कर देना है। स्ट्रक्चर चेंज करना है। और अब आगे हम बात करते हैं इन सेंटेंसेस में दो टाइप्स होती हैं इन सेंटेंसेस की। के जो मेन सेंटेंसेस इनके दो टाइप्स होती हैं। उनमें एक होता है सेंटेंस जिनमें इजाज़त तलब की जा रही हो या इजाज़त के लिए सेंटेंस हो, इजाज़त के लिए। और फिर होता है मशवरा देना या तजवीज़ के लिए, किसी को तजवीज़ देना कि तुम ये काम कर लो या ये काम कर लो। तजवीज़ के लिए अब मैं बताती हूँ कि अगर तजवीज़ दी जा रही हो, तजवीज़ के लिए जिनमें तजवीज़ के लिए अगर कोई सेंटेंस आ जाए तजवीज़ के लिए, किसी को तजवीज़ देने वाला, तो उसको आपने किस तरह चेंज करना है।
उसका फर्स्ट पॉइंट आ जाता है कि जो सेड है कि इसने हमें कहा कि ये काम कर लो, तो उसमें आपने कर लेना है कि ही प्रपोज्ड मी, या फिर सजेस्टेड मी, क्योंकि प्रपोज्ड और सजेस्टेड का एक ही मतलब होता है। और इन सेंटेंसेस में आपने टू कोमास जो हैं इनको ख़त्म करके यूज़ करना है डैट का, मतलब ही सजेस्टेड मी डैट या ही प्रपोज्ड मी डैट। और इसमें जो सब्जेक्ट यूज़ होगा वो यूज़ हमने करना है शुड का। शुड किस तरह यूज़ होगा, लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको यहाँ पे एक इंग्लिश में सेंटेंस लिख के दिखा देती हूँ। ही proposed me that सॉरी यहाँ पर शुड आएगा, he should proposed me that, आगे जो भी सेंटेंस हो आपका वो आ सकता है। और अब इसकी सेकंड टाइप जो है वो है इजाज़त के लिए, जिनमें परमिशन ली जा रही हो। इजाज़त के लिए आपने क्या करना है, ये जो फर्स्ट पॉइंट इजाज़त वालों का आता है उसका आता है कि सेड, कि किसी से परमिशन लेना, इजाज़त मांगना, ये वो वाले सेंटेंसेस है। उसमें सेड को हम रिक्वेस्टेड यूज़ करेंगे कि इसने हमसे रिक्वेस्ट की, ही रिक्वेस्टेड मी। और आ जाएगा कॉमास, मेन चीज़ यही होती है इन सेंटेंसेस की। कॉमास को चेंज करना है आपने टू में, और ये बहुत ही इजी सेंटेंसेस हैं। और अगर आप इन चंद पॉइंट्स को अंडरस्टैंड कर लें तो आपको बहुत ही इजीली इनकी समझ आ जाएगी। और इसका बनता है ही रिक्वेस्टेड मी, आगे जो भी हो, जो भी सेंटेंस हो वो आ जाएगा, रीज़न आ जाएगा, या फिर जो भी बात की हुई से वो सेंटेंस में वो आ जाएगी। तो अब हम एक दफ़ा अपना सारा रिकॉल करते हैं। रिकॉल करें तो सेट जो है इसको हम रिपोर्टेड स्पीच के अलॉन्ग चेंज करेंगे। हुक्म के लिए ऑर्डर्ड यूज़ होगा, दरख्वास्त के लिए रिक्वेस्टेड यूज़ होगा, नसीहत जहाँ की जा रही हो उसके लिए एडवाइस्ड यूज़ होगा, मना करना फोरबेड। कॉमास को टू में कन्वर्ट करेंगे और उसके साथ फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे। रिक्वेस्ट जो है उसके लिए काइंडली और प्लीज़ का पहले से इस्तेमाल हुआ होगा, उसको हमने ओमिट कर देना है। उसके बाद बात आ जाती है पॉजिटिव नेगेटिव की, उसके लिए हम टू और नॉट टू का इस्तेमाल करेंगे। इफ़ व्हेन के लिए हमने स्ट्रक्चर चेंज कर देना है। और इसकी टू टाइप्स हैं, एक है इजाज़तिया जुमले और एक है तजवीज़िया जुमला। उनको हमने किस तरह करना है कि तजवीज़ वाले में सेट को हमने जो है प्रपोज्ड या सजेस्टेड के वर्ड यूज़ करेंगे सेट के लिए। कॉमास को डैट में सब्जेक्ट जो है वो शुड यूज़ होगा, और ये मैंने एक एग्जांपल दी थी इसकी। उसके बाद इजाज़तिया जुमले या इजाज़त वाले जुमले, उनमें सेट को हम चेंज करेंगे रिक्वेस्टेड में, कॉमास के लिए टू यूज़ करेंगे। बस इतना सा ही ये स्ट्रक्चर है इसका, जो आपको बहुत ही इजीली समझ आ जाएगा और ये बहुत इजी सेंटेंसेस हो जाएंगे अगर आप इतना सा स्ट्रक्चर समझ लें। इसके अलावा अगर आपको कोई ऑप्टेटिव सेंटेंसेस या फिर कोई किसी स्टडी के रिलेटिंग कोई बात किसी भी सब्जेक्ट के रिलेटेड 9-10 के लिए चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर भी अवेलेबल है, आप मुझे ईज़िली मैसेज भी कर सकते हैं। कोई चीज़ अगर आपको ना समझ आ रही हो और आपने मुझसे पूछनी हो तो आप इजीली पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। रिकॉल करें तो सेट जो है
इसको हम रिपोर्टेड स्पीच के अलॉन्ग चेंज करेंगे। हुक्म के लिए ऑर्डर्ड यूज़ होगा, दरख्वास्त के लिए रिक्वेस्टेड यूज़ होगा, नसीहत जहाँ की जा रही हो उसके लिए एडवाइस्ड यूज़ होगा, मना करना फोरबेड। कॉमास को टू में कन्वर्ट करेंगे और उसके साथ फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे। रिक्वेस्ट जो है उसके लिए काइंडली और प्लीज़ का पहले से इस्तेमाल हुआ होगा, उसको हमने ओमिट कर देना है। उसके बाद बात आ जाती है पॉजिटिव नेगेटिव की, उसके लिए हम टू और नॉट टू का इस्तेमाल करेंगे। इफ़ व्हेन के लिए हमने स्ट्रक्चर चेंज कर देना है और इसकी टू टाइप्स हैं, एक है इजाज़तिया जुमले और एक है तजवीज़िया जुमला। उनको हमने किस तरह करना है कि तजवीज़ वाले में सेट को हमने जो है प्रपोज्ड या सजेस्टेड के वर्ड यूज़ करेंगे सेट के लिए। कॉमास को डैट में सब्जेक्ट जो है वो शुड यूज़ होगा, और ये मैंने एक एग्जांपल दी थी इसकी। उसके बाद इजाज़तिया जुमले या इजाज़त वाले जुमले, उनमें सेट को हम चेंज करेंगे, रिक्वेस्टेड में कॉमास के लिए टू यूज़ करेंगे। बस इतना सा ही ये स्ट्रक्चर है इसका, जो आपको बहुत ही इजीली समझ आ जाएगा और ये बहुत इजी सेंटेंसेस हो जाएंगे अगर आप इतना सा स्ट्रक्चर समझ लें। इसके अलावा अगर आपको कोई ऑब्जेक्टिव सेंटेंसेस या फिर कोई किसी स्टडी के रिलेटिंग कोई बात किसी भी सब्जेक्ट के रिलेटेड 9-10 के लिए चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर भी अवेलेबल है, आप मुझे ईज़िली मैसेज भी कर सकते हैं। कोई चीज़ अगर आपको ना समझ आ रही हो और आपने मुझसे पूछनी हो तो आप इजीली पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।